नमस्कार, खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर है जहां पर यूपी कैबिनेट की अहम बैठक और सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक है। आपको बता दें कि दोनों डिप्टी सीएम बैठक में मौजूद हैं। लोक भवन में ही यूपी कैबिनेट की ये बैठक है। तो लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता रहे जहां पर योगी कैबिनेट की अहम बैठक और कई अहम फैसले भी इस बैठक में लिए जा सकते हैं। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है लखनऊ से, जहां पर लोक भवन में ये कैबिनेट बैठक है। कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। दो डिप्टी सीएम भी इस बैठक में मौजूद हैं। बता दें आपको कि तो दो बागपत में ही पीपी मोड पर बनेगा मेडिकल। और इसके साथ ही आपको बता दें कि बड़ी जानकारी सामने आई है जहां पर कि वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन नहीं करना होगा। इसके साथ ही दुकान वाणिज्य अधिष्ठान कानून में भी बड़ा बताया जा रहा है कि रजिस्ट्री को लेकर भी यहां पे बात सामने आई है। बागपत में पीपी डी मोड को लेकर खबर सामने आई है। कैबिनेट बैठक के बाद ही बड़ी घोषणाएं हुई हैं और मंत्री परिषद निर्णय पर प्रेस वार्ता शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि सरकार ने कई अहम फैसले जारी किए हैं। आज की कैबिनेट मीटिंग में बड़े निर्णय लिए गए हैं और इसके साथ ही कैबिनेट ब्रीफिंग में नई नीतियां भी घोषित हैं। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें जहां पर कि आज की कैबिनेट मीटिंग में बड़े निर्णय लिए गए हैं और योगी कैबिनेट की ये अहम बैठक जिसमें कि कई अहम फैसले भी लिए गए हैं। तो आपको लखनऊ से खबर बता रहे हैं जहां पर योगी कैबिनेट की अहम बैठक में कई अहम फैसले भी लिए गए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि आज की कैबिनेट मीटिंग में बड़े निर्णय हो चुके हैं। तो वृद्ध पेंशन पर बड़ा फैसला है और इसके साथ ही आपको बताएं बुजुर्गों को आवेदन नहीं करना होगा। बड़ी जानकारी। और कॉल सेंटर बुजुर्गों को करेगा फोन और इसके साथ ही CSC केंद्र करेंगे ऑनलाइन आवेदन पूरा। तो फैमिली ID से होगा तुरंत सत्यापन। हर महीने 1000 रुपये पेंशन जारी। तो 60 साल प्लस आय सीमा पर मिलेगा लाभ। पायलट प्रोजेक्ट 5 जिलों में शुरू। और इसके साथ ही योगी कैबिनेट की बड़ी बैठक हुई है जिसमें बता रहे हैं हम आपको कि हरदोई, गाजियाबाद, गोरखपुर, कन्नौज, ललितपुर चयनित है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में 156 पद उच्चीकृत है। और इसके साथ ही निजी सचिव स्वर्ग के ही 446 वर्ग भी हैं। और ग्रेटर नोएडा बलिया 8 लेन एक्सप्रेसवे और एक्सप्रेसवे का कार्य भी बताया जा रहा है, जहां पर आपको जानकारी देते चले कि प्रस्तावों पर मुहर लगी है, जहां पर PM कुसुम योजना के तहत भी मुहर लगी गई है। और दिल्ली आतंकी ब्लास्ट के खिलाफ निंदा प्रस्ताव भी हुआ है। योगी कैबिनेट की बैठक में निंदा प्रस्ताव पास हुआ है। आपको बताते चले कि इसको लेकर प्रस्ताव पर मुहर लग चुकी है। अहम बातें आपको बता रहे हैं जहां पर चेयरमैन को लेखपाल पद पर प्रमोट किया जाएगा। ये भी जानकारी सामने आ रही है। योगी कैबिनेट की अहम बैठक में 2% आरक्षण देकर लेखपाल पद पर भी जानकारी सामने आई है। और सरकार ने फैमिली ID सॉफ्टवेयर पर भी मुहर लगाई है। दिल्ली आतंकी ब्लास्ट के खिलाफ यह निंदा प्रस्ताव है जिसमें योगी कैबिनेट की बैठक में निंदा प्रस्ताव पास है। मंत्रिपरिषद की बैठक में एक प्लेज पार्क की योजना MSME विभाग द्वारा चलाई जा रही थी, जिसमें अब तक उत्तर प्रदेश में 12 प्लेज पार्क विकसित किए गए। लेकिन उस प्लेज पार्क निजी भूमि को डेवलपमेंट करके और निजी लोगों को बेचना था। उसमें 50 लाख रुपए प्रति एकड़ सरकार डेवलपमेंट के लिए दे रही थी। तो मिनिमम 10 एकड़ से लेकर के ऊपर 50 एकड़ 100 एकड़ जितने भी एरिया पे करना है तो उसको वो कर रहे थे। उसमें कुछ व्यवहारिक दिक्कतें आ रही थी। अभी तक हम लोग निजी भूमि पर पार्क डेवलप करने के लिए 12 मीटर की सड़क को हम लोग कहते थे कि 12 मीटर
रोड पर अगर आपकी मिनिमम 10 एकड़ से ऊपर जगह है तो वो आप अपना डेवलप करिए। उसमें सरकार डेवलपमेंट के लिए 50 लाख रुपए प्रति एकड़ आपको पैसा देगी और आप उसको डेवलप करेंगे, आप ही उसको बेचेंगे, रेट भी आप निर्धारित करेंगे। उस स्थान तक बिजली हम देंगे, वहां तक सड़क बनाएंगे। बहुत सारी डिमांड हो रही थी प्रदेश में, तमाम सारे लोगों की भूमि अंदर थी, क्योंकि हाईवे में भूमि महंगी भी है। तमाम लोग जो बनाना भी चाहते थे तो किसी की 2 किलोमीटर अंदर, किसी की 2.5 किलोमीटर अंदर, तो बहुत दिनों से संपर्क में थे। तो उसी पे हम लोग संशोधन लाए कि अब 12 मीटर नहीं, अगर कोई जमीन उसकी 2.5 किलोमीटर अंतर तक चक्रोट में भी है, मतलब 375 मीटर का जो चक्रोट है वो 2.5 किलोमीटर तक अगर स्थित है तो मिनिमम 15 एकड़ से ऊपर 50 एकड़ तक का अगर वो प्रस्ताव देता है। तो लखनऊ से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर चेयरमैन लेखपाल का प्रमोट और इसके साथ ही लेखपाल पद पर 2% आरक्षण, अहम बैठक जो हुई थी उसमें फैसले लिए गए हैं। चेयरमैन लेखपाल पद पर प्रमोट है और इसके साथ ही लेखपाल पद पर ही 2% आरक्षण भी बताया जा रहा है। तो लखनऊ में योगी कैबिनेट की अहम बैठक हुई थी जिसमें बड़े निर्णय लिए गए हैं। तो लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट बैठक में अहम निर्णय, वृद्धावस्था पेंशन के लिए भी आवेदन नहीं है और इसके साथ ही आपको बता दें कि पात्र बुजुर्गों की पेंशन चालू होगी। और इतना ही नहीं, बड़ी जानकारी ये भी है कि वृद्धावस्था पेंशन के लिए जो आवेदन है वो नहीं है और पात्र बुजुर्गों की पेंशन भी चालू होगी। तो योगी कैबिनेट में बड़े अहम फैसले लिए गए हैं। तो लखनऊ से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर लखनऊ में योगी कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें बड़े निर्णय लिए गए हैं और इसके साथ ही आपको बता दें कि वृद्धावस्था पेंशन के लिए भी आवेदन नहीं है, पात्र बुजुर्गों की पेंशन भी चालू होगी। तो लखनऊ से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट बैठक हुई जिसमें कि अहम निर्णय भी लिए गए और इसके साथ ही बुजुर्गों पर ध्यान देते हुए अब बुजुर्गों को आवेदन भी नहीं करना होगा और इसके साथ ही बताया गया है कि 1000 चालान मिल। हाँ जी, तो इसी खबर पर हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ आरसी भट्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जिस तरीके से अपडेट सामने आ रही है कि सीएम योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट बैठक में अहम फैसले लिए गए हैं, क्या क्या वो फैसले हैं, विस्तार से बताइए। देखिए, साफ तौर पे जिस तरह से न्यायिक सेवाओं के जो लोग हैं उनको जो भत्ते वगैरह मिला के उनको बढ़ाया गया है और सरकार ने कुछ ऐसे अहम फैसले लिए हैं जो जनहित में है। अगर हम कहें तो अगर हम बात करें औद्योगिक विकास की, तो औद्योगिक विकास को तेजी लाने के लिए खास तौर पर अगर हम बात करते हैं औद्योगिक विकास में इन्वेस्टर्स को जो आमंत्रित करने के लिए, उसके लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। और तमाम ऐसी सरकार ने जो जरूरत की चीजें हैं, खासतौर पर जो विभागवार, यानी कि अगर हम देखें तो बेसिक शिक्षा विभाग हो या अन्य विभाग हो, तो उसमें जो जो प्रस्ताव हैं उनको कई विभागों के प्रस्तावों को मंजूरी देने का काम किया है। जी बिल्कुल आरसी भट्ट जी, जिस तरीके से बुजुर्गों पे भी यहाँ पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा विस्तार से बता दीजिए कि पेंशन के लिए आवेदन नहीं करना होगा। हाँ, नेचुरल है। सरकार के पहले भी ये मांग उठ रही थी क्योंकि इसमें काफी भ्रष्टाचार भी था और इससे जो हमारे बुजुर्ग हैं वो काफी तंग भी हो जाते थे। अब उन्होंने एक सरल उपाय कैबिनेट से मंजूरी दी है कि उन लोगों को आवेदन भी नहीं करना होगा और वो खुद सरकार उसको मॉनिटर करके और उन बुजुर्गों तक पेंशन भेजने का काम करेगी। जी आरसी भट्ट जी, अगर देखें हम बुजुर्गों पे भी फोकस किया जा रहा है, तो इसमें अगर और निर्णयों की बात करें तो वो कौन से अहम निर्णय आपको भी लग रहे हैं? देखिए, सरकार का इस समय इंडस्ट्री को लेकर औद्योगिक विकास, खास तौर पे उद्योगों पर बड़ा फोकस है सरकार का। छोटे छोटे फैसले तो काफी हुए हैं, लेकिन अहम जो फैसले हैं सरकार के वो सिर्फ उद्योगों पर हैं और रूटीन के जो फैसले हैं वो विभागवार जो होते हैं, वो छोटे छोटे फैसले हैं, वो सरकार अपना हर कैबिनेट में करती रहती है। लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो इंडस्ट्रीज उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर्स को बढ़ावा देना, एफडीआई को लाना और उसके साथ साथ जो है
सरकार जो है वीकर सेक्शन को लेके खास तौर पर बुजुर्गों पर, इन लोगों पर भी बड़ा फोकस कर रही है और उसको लेके कैबिनेट में तमाम ऐसे फैसले लिए गए। जी सेवट जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अहम जानकारी देने के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बिहार में धुआंधार प्रचार का असर दिखाई दिया। पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में समर्थकों ने बुलडोजर के साथ जश्न मनाया और बीजेपी कार्यकर्ता प्रधानमंत्री की आदमकद प्रतिमा को भी यहाँ पे लट दिखाते हुए नजर आए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि ढोल नगाड़ों की थाप पर ही कार्यकर्ताओं ने जमकर नृत्य किया है और आतिशबाजी के साथ ही विजय उत्सव को और ज्यादा भव्य बनाया गया है। इसके अलावा ही समर्थकों ने फूलों की होली खेलकर जीत का आनंद बढ़ाया और स्थानीय लोगों का कहना है कि वाराणसी में ही ये जश्न केवल चुनावी जीत तक सीमित नहीं बल्कि पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों का जोश और उत्साह भी दर्शाता है। पार्टी कार्यालयों और गलियों में भी यहाँ पर उत्सव का माहौल देखने को मिला है और इसके साथ ही बीजेपी ने इस अवसर पर ही समर्थकों से शांति संयम बनाए रखने की भी अपील की है, लेकिन उत्साह का ज्वार अपने चरम पर दिखाई दे रहा था। हम सब ने यहाँ ढोल नगाड़े मिठाई पटाखे के साथ पुष्प वर्षा के साथ हर्षोल्लास मनाया है। जिस तरह से बिहार की जनता ने भारतीय जनता पार्टी एनडीए को अपना आशीर्वाद दिया है उसके लिए बिहार की जनता का वंदन अभिनंदन है। हम सब उनको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जब गली गली घूम करके मेहनत कर रहा था तो विपक्ष के नेता कोलंबिया घूम रहे थे, कोई हेलीकॉप्टर में मछली खा रहा था तो कोई मटन बना रहा था और छठी मैया का मजाक उड़ा रहा था। तो उसी मजाक का परिणाम है कि छठी मैया का श्राप और हमें आशीर्वाद मिला है कि बिहार की जनता को हमें पुनः सेवा करने का अवसर भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी को मिला है। हम बिहार की जनता का सेवा करेंगे और बिहार के युवा आज एक नए और बिहार को लेकर के चले विकास की ओर। उन युवाओं को, उन महिलाओं को, उस जनता को हम इस काशी की धरती से प्रणाम करते हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ अभिषेक जुड़ चुके हैं। अभिषेक, फूलों की होली से जश्न मनाया जा रहा है, क्या माहौल देखने को मिल रहा है वाराणसी में? देखिए सुमन, ये जीत तो बिहार की है लेकिन इसकी गूंज उत्तर प्रदेश में भी सुनाई दे रही है और जिसका अंदाजा आप वीडियो के माध्यम से ही, जो विजुअल्स हैं उसके माध्यम से ही आप अंदाजा लगा लेती कि काशीवासी बिना मौसम के ही होली और दिवाली एक साथ मना रहे हैं। और इस जीत का सारा श्रेय बीजेपी के साथ साथ यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनको भी जाता है। और आप विजुअल्स में देख भी रही होंगी कि कई सारे जो समर्थक हैं बीजेपी के, वो बुलडोजर के साथ साथ उनके जो प्रतीकात्मक फोटोज हैं उनको वो मिठाई खिलाते हुए नजर आ रहा है। फिलहाल जो शहर का जो हर्ट कहा जाता है, दिल कहा जाता है, गोदौलिया, वहां पर ढेर सारे बीजेपी समर्थकों ने बकायदा पीएम और सीएम की आदमकद प्रतिमा को लड्डू खिलाई, ढोल नगाड़े बजाए, आतिशबाजी की, इसके साथ ही साथ फूलों की होली भी खेली और सबका यही कहना था कि ये एनडीए का जो विकास की जो नीति है वो विपक्षियों को औदे मुंह गिराता हुआ चला जा रहा है। अभी तस्वीर बिहार में आपने देखी, अगला जो पड़ाव होगा वो बंगाल होगा, बंगाल के बाद सीधे उत्तर प्रदेश होगा। उत्तर प्रदेश में भी राजनीति काफी अहम होती चली जा रही है। जिस प्रकार सूबे के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव, उन्होंने बिहार में भी धुआंधार प्रचार किया था और आज उन्होंने सुबह ही नतीजे के जो रुझान आने शुरू हो गए थे उसके बाद ही उन्होंने ट्वीट के माध्यम से ही बताया कि एसआईआर ने बिहार में खेला है लेकिन उत्तर प्रदेश, बंगाल और तेलंगाना जैसे राज्यों में उस प्रकार का खेला नहीं हो पाएगा। तो ये एक अलग तरह की बयानबाजी हो रही है और इसी बयानबाजी को लेकर सरकार की ओर से, एनडीए की ओर से भी लगातार तीखे हमले किए जा रहे हैं कि जब उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचता है तो वो सीधे एसआईआर और ईवीएम पर अपना ठहार का ठीकरा फोड़ते हैं। तो इसको लेकर भी अलग अलग स्तर से राजनीतिक और बयानबाजी हो रही है। फिलहाल जो तस्वीरें हैं वाराणसी में, जो प्रधानमंत्री इस पूरे चुनाव को नेतृत्व कर रहे थे और उनके संसदीय क्षेत्र में बीजेपी में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, चाहे वो महिला मोर्चा की हो, चाहे किसान मोर्चा के हो, चाहे व्यापारी मोर्चा के हो, हर मोर्चे के लोग अलग अलग तरीके से जश्न मना रहे हैं क्योंकि वहां पे आम जो एनडीए की सरकार थी, जो पढ़ाई लिखाई, सिंचाई
महंगाई दवाई के मुद्दे पर जो चुनाव लड़ी हुई थी, उन मुद्दों को उनको भरपूर समर्थन मिला। और जो सबसे ट्रम्प कार्ड बोला जा रहा है, जो वहां के जो मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार, उन्होंने बाकायदे जो महिलाओं के खाते में 1,35,00,000 महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए की राशि भेजी थी, वो महिलाओं के हिसाब से वो ट्रम्प कार्ड रहा, क्योंकि महिलाओं की जो भागीदारी थी बिहार के इतिहास में अब तक का सर्वाधिक योगदान रहा। लगभग 79% उनके मत का प्रतिशत रहा। तो इसी अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जो बीजेपी का जो कोर वोटर है, महिलाएं अब बन चुकी हैं, जिसकी वानगी एक बार यूपी के बाद बिहार में देखने को मिली है। फिलहाल जो वाराणसी की जो तस्वीरें हैं, गली मोहल्ले में हर तरफ बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो एक दूसरे को मिठाई खिलाकर, रंग अबीर गुलाल लगाकर, फूलों की होली खेलकर, बुलडोजर के साथ उनके योगी और मोदी की प्रतिमाओं पर, आदमकद प्रतिमाओं का जो प्रतीकात्मक फोटो है, उनको मिठाई खिलाकर जश्न मना रहे हैं। सुमन। बिल्कुल अभिषेक, अब बिहार चुनाव का जो असर है वो अब वाराणसी में भी देखने को मिल रहा है, कई जिलों में देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर अभिषेक देखें तो मिठाइयाँ लग रहा है पहले से ही मंगा ली गई थी, जो उत्साह था वो लोगों में साफ तौर पर देखने को भी मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर देखें तो सीएम योगी आदित्यनाथ को भी मिठाई खिलाई जा रही है अभिषेक। देखिए सुमन, हमने पहले भी आपको हम बताते चले आ रहे हैं कि जो वाराणसी है वो बिहार का सीमावर्ती इलाका है, और यहाँ पे करीब 8 से 10 लाख ऐसे मतदाता है जो बिहार से प्रतिदिन वाराणसी और वाराणसी से बिहार करते हैं। और यहाँ पर अस्थायी तौर पे 5 से 7 लाख बिहार के मतदाता भी निवास करते थे। और यहाँ से पीएम मोदी का जब वाराणसी दौरा हुआ था, दूसरे पहले चरण के मतदान के बाद ठीक पीएम का वाराणसी दौरा हुआ था और कार्यकर्ताओं की बैठक हुई थी। उस बैठक में बिहार से प्रचार करने वाले सभी जो आसपास के जो जनप्रतिनिधि हैं यूपी के, वो चाहे मंत्री थे चाहे पदाधिकारी थे, उनको बकायदा पीएम ने बैठक में बुलाया और सबको एनडीए के पक्ष में जो प्रचार था वो प्रचार करने के लिए जी जो तोर से लगाया गया था। और आप ये भी जानिए कि जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं वो यूपी को नेतृत्व कर रहे थे बिहार में, साथ ही साथ जो डिप्टी सीएम थे केशव प्रसाद मौर्य, उनको उप प्रभारी भी बनाया गया था बिहार चुनाव में। तो उसका व्यापक जो असर है वो यूपी में भी देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर जो आप बात कर रही है कि वाराणसी में भी अलग तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है, बिल्कुल मिलना ही भी चाहिए, क्योंकि बिहार ये जो वाराणसी है वो लगभग बिहार के लोगों मतदाताओं से भरा पड़ा हुआ है। और यही कारण है कि यहाँ से भारी संख्या में नेता जनप्रतिनिधि गए थे और उन्होंने एनडीए के पक्ष में माहौल बनाने का पूरा प्रयास किया। लगभग 24-24 घंटे तक लगातार मंत्री दिन रात एक करके एनडीए के पक्ष के जो भी प्रतिनिधि थे उनके पक्ष में प्रचार करते हुए भी नजर आए। और आज उसी का उनको फल मिला कि जो बीजेपी है लगभग 2/3 मेजोरिटी से भी ज्यादा सीटों पर वो लगभग जीत हासिल करने जा रही है। और जो रुझान थे अब वो धीरे धीरे परिणाम में कन्वर्ट होते चले जा रहे हैं। तो कुल मिला जुला कर देखा जाए तो यूपी बिहार की राजनीति की भी अब धुरी बनती चली जा रही, क्योंकि तमाम जो मुद्दे थे, जो दावे थे, तमाम जो रणनीति थी वो यहीं से बैठकर बनाई गई थी, जिसका संचालन बिहार के अलग अलग हिस्सों में, विशेषकर जो दूसरे चरण के जो चुनाव थे उन हिस्सों में देखने को मिले। सुमन। जी अभिषेक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अहम जानकारी देने के लिए। बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में 10 नवंबर को ही हुए कार बम धमाके के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने वाराणसी में ही सतर्कता बढ़ा दी है और इसी कड़ी में ही गंगा घाट पर ही बताया जा रहा है कि एनएसजी और एनडीआरएफ, एटीएस और इसके साथ ही स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने एक हाई लेवल मॉक ड्रिल भी आयोजित की है और इसके साथ ही मॉक ड्रिल के दौरान आतंकी हमले जैसी कई आपात स्थितियों का भी अभ्यास किया गया है। आपको बता दें कि एनएसजी कमांडो ने ही क्रूज और घाट क्षेत्र में संभावित खतरे पर तेजी से प्रतिक्रिया देते हुए प्रदर्शन भी किया है और इसके साथ ही जबकि एनडीआरएफ और जल पुलिस ने भी यहां पर नदी क्षेत्र में रेस्क्यू ऑपरेशन की तैयारियां पर की है। सुरक्षा एजेंसियों ने बताया है कि ये मॉक ड्रिल वाराणसी जैसे अत्यधिक संवेदनशील और भीड़ भाड़ वाले धार्मिक स्थान पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए की गई है। दिल्ली धमाके के बाद ही प्रदेश भर में अलर्ट जारी है और वाराणसी में सुरक्षा उपाय और कड़े किए गए हैं। श्रावस्ती जिले के ही कोना थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक घर के बंद कमरे में पति पत्नी और उनके 3 बच्चों के शव मिले हैं। घटना की जानकारी मिलते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए हैं। स्थानीय लोगों की सूचना पर ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया। सभी 5 शवों को संदिग्ध परिस्थितियों में पाया गया है। फिलहाल मौत के कारणों का पता नहीं चल सका है और पुलिस ने घर को सील भी कर दिया है और इसके साथ ही फॉरेंसिक टीम को भी जांच के लिए बुलाया गया है। अधिकारियों ने बताया है कि ये मामला बेहद गंभीर है और हर एंगल से जांच की जा रही है, चाहे वो आत्महत्या हो या फिर जहरीला पदार्थ सेवन हो या फिर किसी अन्य कारण से ये सामूहिक मौत हुई हो। एसपी ने यह भी कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल पाएगा। उन्होंने लोगों से अफवाहें न फैलाने की भी अपील की है। फिलहाल इलाके में तनाव का माहौल देखने को मिल रहा है और पुलिस भी पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। पांच लोगों को शव मिलने की ऐसी सूचना प्राप्त हुई। मौके पर सभी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पहुंचा गया, फील्ड यूनिट को बुलाया गया। फील्ड यूनिट के द्वारा सारे साक्ष्य एकत्रित किए गए हैं। मौके पर आने पर ये जानकारी मिली कि ये जिस कमरे के अंदर ये सारी लाशें थी वो कमरा अंदर से बंद था। गाँव वालों के द्वारा ही कमरे को तोड़कर जो इसमें पुरुष व्यक्ति है उसकी लाश को पंखे से लटके फंदे से उतारा गया और अभी तक जो प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है कि जो मृतक पुरुष है उसके द्वारा अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या की गई और अपने बच्चों की हत्या की गई। उसके उपरांत स्वयं उसने फांसी लगाई। खबर हरदोई से है, जहां पुलिस अधीक्षक ने लापरवाही के आरोप में लोनार के प्रभावी निरीक्षक अजय कुमार गौतम और शाहाबाद के ही प्रभारी निरीक्षक आनंद नारायण त्रिपाठी को निलंबित कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि मंझिला थाने के ही थाना अध्यक्ष को लाइन हाजिर किया गया। अधिकारियों को जनसुनवाई और शिकायत निस्तारण में भी सुस्ती बरतने और विवेचनाओं को लंबित रखने का आरोप था। एसपी ने कहा है कि जनता से जुड़े मामलों में ही तत्परता और पारदर्शिता प्राथमिकता जिम्मेदारी है और भविष्य में लापरवाही पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। बिहार की जनता को अपनी ओर से हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि उन लोगों ने एनडीए के प्रति एक अभूतपूर्व विश्वास व्यक्त किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और वहां के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में उन्होंने जो विश्वास व्यक्त किया है 5वीं बार लगातार, यह अपने में एक नया इतिहास बिहार ने रची है और बिहार का सुशासन और विकास उसको और गति मिले, इसके लिए बिहार की जनता ने जनादेश दिया है। और जिन लोगों ने एक आर्टिफिशियल डायलिमा बना करके रखा था, आज उन सबके सपने चकनाचूर हो गए। पीडीएस सहित तमाम जो लघु भगु थे सबका सपना चकनाचूर हो गया। इसके लिए मैं बिहार की जनता को धन्यवाद देता हूं। मैं आज की मंत्रिपरिषद ने जो निर्णय किए थे उसमें से मुझे लगता है कि आपको ब्रीफ जरूर कर दिया गया होगा, लेकिन 2 किसानों के लिए निर्णय हुए हैं। एक कृषि विभाग का, हो सकता है खन्ना साहब ने उसको छोड़ दिया हो, नहीं आया था क्योंकि मैंने उनको बताया था कि मैं जा रहा हूं। उसके बाद मेरा एक प्रेस है तो उसमें बताऊंगा। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान पीएम कुसुम योजना
पिछले फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।